विद्यार्थीगण, गाइडलाइन की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक गोधूली में संकलित काव्यखंड पर आधारित वीडियो सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके काव्यखंड की 5वीं अंतिम कविता एक वृक्ष की हत्या पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आप सबने यह कविता अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़िए, ताकि आप इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को सही तरीके से लिख पाएँ और समझ पाएँ। हम कवि और कविता पर भी चर्चा करेंगे। कवि हैं इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। आइए हम लोग इस अध्याय से पूछे जा सकने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक बार पढ़ लेते हैं इनको। कुंवर नारायण का जन्म, जो इस कविता के कवि हैं, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन भी अब हो चुका है। इनका निधन 15 नवंबर 2017 में हो चुका है। इनके जो काव्य संकलन है, काव्य संकलन के नाम आपको याद रखने हैं। चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, तीसरा है अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों जो काव्य संग्रह है उसी से आपकी कविता यह वृक्ष की हत्या, यह जो कविता है वृक्ष की हत्या, इन दिनों काव्य संग्रह से ही संकलित है। कुंवर नारायण जी ने एक प्रबंध काव्य भी लिखा है जिसका नाम है आत्मजयी। इनके कहानी संग्रह का नाम है आकारों के आसपास। इन्होंने कुछ समीक्षाएं भी की हैं और उस समीक्षा का संग्रह जो है उसका नाम है आज और आज से पहले। और जो साक्षात्कार इन्होंने प्रकाशित किए हैं, बहुत सारे कवियों लेखकों के साक्षात्कार इन्होंने लिए हैं, उस सभी साक्षात्कार को मेरे साक्षात्कार के नाम से प्रकाशित किया गया है। ये जो कवि हैं हमारे कुंवर नारायण जी, इनको बहुत सारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान भी मिला है इनको, प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला है, लोहिया सम्मान भी मिला है, कबीर सम्मान, ये सब इनको प्राप्त हुए हैं। कविता जो है वृक्ष की हत्या इन दिनों कविता संग्रह से संकलित है। कुंवर नारायण मुख्यतः नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना का सीधा सीधा अर्थ है कि आज के समय में जिस तरह से शहर में जिस तरह से यांत्रिक, हमारा शहरी जीवन जिस प्रकार यांत्रिक हो गया है, मतलब बस यंत्र के अनुसार चलता जा रहा है बिना किसी उत्साह और बिना किसी खुशी के, तो उस तरह की संवेदना कुंवर नारायण जी की कविता में प्रकट होती है। आइए हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कविता का सार पहले आपको एक बार जान लेना चाहिए। कविता एक वृक्ष की हत्या, यदि आपने कविता पढ़ी होगी तो आप इसको समझ पाएंगे कि इस कविता में वृक्ष के लाभ और नुकसान गिनाए गए हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन कवि ने इसको कविता में ढाला है। एक वृक्ष जो बहुत पुराना वृक्ष है, जिसे कवि ने एक बूढ़ा वृक्ष कहा है, वह चौकीदार की तरह उनके घर के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन एक बार जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वृक्ष अब अपनी जगह पर नहीं है। तब उस समय कवि के मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसको उन्होंने कविता में ढाला है और वे वृक्ष का वर्णन करते हैं कि वृक्ष कैसा है और उसके धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा वह खड़ा रहता है, चौकन्ना रहता है। एक चौकीदार की तरह हमेशा अपनी खाकी वर्दी में वह चौकीदार का काम करता है। और जैसे ही कवि उसके पास आता है तो वह दूर से ललकार कर पूछता है कि कौन हो। जब कवि बोलता है कि दोस्त, तो वह पल भर को उसकी छांव में बैठ जाता है। फिर वृक्ष के काटे जाने के बाद कवि कहता है कि हमें घर को बचाना है, वृक्ष को बचाना है, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर मतलब जो आतताई हैं या फिर जो अत्याचारी हैं। नादिर शाह वैसे एक ऐतिहासिक लुटेरा था, लेकिन नादिर से संबंध वैसे ही लुटेरों और आक्रमणकारियों को नादिर कहा जाता है। नदियों को, हवा को, खाने को, सबको बचाने की बात कवि इस पूरी कविता में करते हैं। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर आपको शब्द सीमा में लिखने हैं। लगभग 20 से 30 शब्द सीमा आपको दी जाती है। पूरा उत्तर भी आपको लिखना है, तो शब्द सीमा भी ध्यान में रखनी है, इसलिए आपको एक उपयुक्त उत्तर लिखना है। आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पहला प्रश्न है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। इसका सीधा उत्तर है आपकी कविता के अनुसार कि कवि की नज़र में वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए था क्योंकि वृक्ष घर के दरवाजे पर चौकीदार की तरह तैनात था। वह कहाँ तैनात था? घर के दरवाजे पर तैनात था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वृक्ष और कवि में एक चौकीदार और मित्र की तरह संवाद होता था। जब वृक्ष एक चौकीदार की तरह दूर से ललकार कर पूछता था कौन, तब कवि एक मित्र की तरह जवाब देता था दोस्त, और फिर वृक्ष कवि को ठंडी छाया प्रदान करता था। यह आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। तो कविता का अंतिम अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि कवि को अंदेशा है। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि कवि को अंदेशा है कि नदी नाला बन जाएगी और हवा में धुआं भर जाएगा, खाना जहर बन जाएगा, जंगल भी मरुस्थल बन जाएंगे और अंत में मनुष्य स्वयं जंगल हो जाएगा, अर्थात मानव सभ्यता नष्ट होने लगेगी क्योंकि वृक्ष काटे जा रहे हैं। कवि ने इन अंदेशों का जिक्र किया और क्यों किया है? क्योंकि वृक्ष काटे जा रहे हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों। इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा, खाना, जंगल और अंत में मनुष्य को भी बचाने की बात करता है क्योंकि वृक्ष के काटे जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है जो अंततः मनुष्य के लिए ही हानिकारक है या नुकसानदायक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। कविता की प्रासंगिकता पर आपको विचार करना है। तो कविता प्रासंगिक, यह कविता हमेशा प्रासंगिक है। हम सब जानते हैं कि अभी पूरा विश्व जो है पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बज़वर्ड बना हुआ है, इसके लिए बहुत सारे सम्मेलन भी हो रहे हैं। तो यह कविता हमेशा से आज के दिन में प्रासंगिक है। तो इसी बात को आपको यहाँ पर शब्दों में सजा कर लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। कविता में कवि घर, शहर और देश के बाद नदी, हवा, खाना, जंगल और अंत में मनुष्य को भी बचाने की बात करता है क्योंकि वृक्ष के काटे जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अतः कविता एक वृक्ष की हत्या प्रासंगिक कविता है। ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न का उत्तर है, यह उत्तर आपको पिछले प्रश्न में के उत्तर के रूप में भी आप इसको देख पा रहे हैं और अगले प्रश्न में भी आपको यही उत्तर, शब्दों का थोड़ा हेर फेर करके आप ये उत्तर भी दोनों प्रश्नों में लिख सकते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, व्याख्या करनी है आपको। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। व्याख्या आपको किस तरह करनी है? उत्तर जब आप लिखेंगे प्रसंग में, संदर्भ में और व्याख्या में। तो प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या से ली गई है जो हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित है। संदर्भ इसका क्या है? संदर्भ है कि वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करता बल्कि मनुष्य के लिए एक मित्र की भूमिका निभाता है। तो प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। ठीक है। इसका विषय, ये जो काव्यांश है इसका विषय यही है कि वृक्ष जो है चौकीदार की तरह बात करता है और दोस्त की तरह भी बात करता है। तो व्याख्या जब हम करेंगे आपको इसी पंक्तियों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उसके घर के दरवाजे पर खड़ा वृक्ष घर की ओर आने वाले कवि को एक चौकीदार की तरह ललकारते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। कवि उसे जवाब देता है दोस्त, और फिर वृक्ष की छाया में पल भर को बैठ जाता है। कवि ने वृक्ष के साथ अपनी मित्रता के क्षणों का वर्णन किया। इस काव्यांश में कवि ने क्या क्या किया है? अपनी मित्रता के क्षणों का वर्णन किया है। ठीक है। अब हम लोग अगली व्याख्या देखते हैं। ख नंबर है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। प्रसंग और संदर्भ इसी तरह से आप लिख सकते हैं। संदर्भ में आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चेंज है। संदर्भ आप इस तरह से लिखिए कि वृक्ष को काटे जाने से बचाकर ही हम जंगल को मरुस्थल होने से बचा सकते हैं और तभी इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता सुरक्षित रह पाएगी। प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। व्याख्या भी आप इन्हीं पंक्तियों को थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखिए।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वृक्ष के काटे जाने पर जंगल मरुस्थल में बदलते जा रहे हैं। पर्यावरण में यह परिवर्तन मनुष्य के लिए घातक है, हानिकारक है, नुकसानदायक है। जो भी वर्ड आपको इस्तेमाल करना कीजिए। यदि हम मनुष्य और मनुष्य की सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो हमें जंगल को मरुस्थल होने से बचाना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें वृक्ष को काटे जाने से बचाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 है, आपको कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। तो कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या, ये सार्थक है। सार्थक कैसे है? क्योंकि वृक्ष के काटे जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम यहाँ पर हत्या कर रहे हैं। वृक्ष को केवल काटा नहीं जा रहा, यह हत्या की बात हो रही है। तो हत्या कब होती है? जब उसका जो परिणाम है वो नुकसानदायक है। तो वर्तमान में इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि वर्तमान में संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। और कविता में कवि घर, शहर और देश के बाद नदी, हवा, खाना, जंगल और अंत में मनुष्य को भी बचाने की बात करता है, क्योंकि वृक्ष के काटे जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या सार्थक शीर्षक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। ये प्रश्न संख्या 8 है। इसमें आपको बताना है कि इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रूपक क्या होता है? किसी भी काव्य में रूपक एक अलंकार है। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा अलंकार के बारे में। अलंकार वैसे शब्द होते हैं जिनसे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अलंकार का एक और जो शब्द है उसको आभूषण के तौर पर भी जानते हैं। तो आभूषण हमेशा सुंदरता बढ़ाता है, उसी तरह अलंकार जो है काव्य की या गद्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो रूपक एक अलंकार है। इस अलंकार का क्या अर्थ है कि इस अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता। कविता में वृक्ष उपमेय है और चौकीदार उपमान है। तो वृक्ष की तुलना चौकीदार से नहीं की जा रही है, बल्कि वृक्ष को चौकीदार ही बताया जा रहा है। मतलब वृक्ष चौकीदार जैसा नहीं है, वृक्ष चौकीदार ही है। तो जब उपमेय और उपमान के बीच का अंतर मिट जाता है तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। तो कविता में इसी रूपक की रचना हुई है। ठीक है, ये आपके इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ताकि हमको पता चलना चाहिए कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और इस वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी परीक्षा की तैयारियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और ढेर सारा धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।